नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों का शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। थोड़ा सा आपको आर्थिक भुगतान करना होगा। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी अगर आप डाउनलोड करेंगे तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज का दिन भारत के जो संवैधानिक इतिहास में काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी की सरकार को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका महाराष्ट्र को लगा, दूसरा झटका जो है वो दिल्ली में लगा है। दिल्ली में जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले दिनों या पिछले कह सकते हैं कई सालों से दिल्ली सरकार के हाथ पर पूरी तरीके से बांध दिए थे। सारी सरकार उनके नाम पर चल रही थी और दिल्ली सरकार बार बार ये कहती थी कि उनके जो संवैधानिक अधिकार है उनका एक तरीके से हनन हो रहा है, उनको काम नहीं किया जा रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके पास सिर्फ 3 ही मामले हैं जिन पर वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी मामलों में उन्हें जो है वो चुनी हुई सरकार के एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो दिल्ली सरकार में जो अधिकारी होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो दिल्ली सरकार के अधीन होंगे। अभी तक यह माना जा रहा था कि सर्विसेज यानी दिल्ली सरकार को कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको कंट्रोल करेंगे। इस वजह से एक अजीबोगरीब स्थिति दिल्ली में बन गई थी, जहां सरकार तो आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट कर रहे थे। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी ब्यूरोक्रेट है वो सब के सब उनको दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करना पड़ेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस यानी कैबिनेट की सिफारिश के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं, सिवाय जमीन के मसले पर, सिवाय पुलिस के मसले पर और पब्लिक ऑर्डर के मसले पर। यानी इन 3 मसलों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपनी चलेगी, लेकिन बाकी मसलों पर उन्हें दिल्ली की सरकार की बातों को मानना पड़ेगा। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा फैसला हुआ वो महाराष्ट्र को लेकर हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव सरकार जो है वो गिर गई थी, क्योंकि शिवसेना का एक बड़ा धड़ा जो है वो शिवसेना को छोड़कर बीजेपी के साथ चला गया था और उनकी सरकार बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इसमें कहा है कि ठाकरे सरकार ने अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उनकी सरकार बहाल की जा सकती थी। ये अपने आप में बड़ा फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो ठाकरे सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट की उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल किया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया होता तो उनकी सरकार बहाल की जा सकती थी, उनको राहत मिल सकती थी। लेकिन राज्यपाल और स्पीकर के फैसलों को लेकर उन्होंने कड़ी टिप्पणियां की और एक तरीके से उनके फैसलों को असंवैधानिक और गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक पार्टी के अंदरूनी कलह में नहीं पड़ना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि राज्यपाल बिना सबूत के इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि सरकार ने बहुमत खो दिया है, जबकि विधायकों ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। नीतियों पर मतभेद समर्थन वापसी नहीं है। यानी जो उद्धव ठाकरे के जो विधायक थे, जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में थे, जिन्होंने बगावत की थी, उन्होंने कभी ये लिखकर नहीं दिया था कि चूंकि वो सरकार से असहमत है इसलिए उद्धव सरकार से बहुमत से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी स्थितियां हैं आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले के लिए भी कहा है कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट के लिए ठाकरे सरकार को कहना गलत है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता तो बेहतर होता। लेकिन स्पीकर के फैसले पर उन्होंने क्या टिप्पणी की भी महत्वपूर्ण है। स्पीकर का शिंदे गुट के द्वारा नियुक्त किए गए व्हिप को मान्यता देना गैरकानूनी, क्योंकि विधायक दल मूल पार्टी का एक हिस्सा होता है और व्हिप की नियुक्ति मूल पार्टी ही कर सकती है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो क्राइसिस पिछले दिनों पैदा हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गई थी, उसमें जो राज्यपाल की भूमिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। जो स्पीकर की भूमिका थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। और इस संदर्भ में ये कह सकते हैं कि सुप्रीम जो कुछ भी वहां पर हुआ वो एक तरीके से गैर कानूनी हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट के पहले इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनकी सरकार को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद जो एकनाथ शिंदे की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ या शपथ ग्रहण हुआ वो कानूनी तौर पर सही था। और स्पीकर को भी यह अधिकार है कि वो
विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर फैसला कर सकते हैं। लेकिन एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वो बहुत ट्रिकी मामला है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है और उस पर संविधान की बड़ी बेंच को फैसला करना चाहिए। वो ये कि अगर स्पीकर के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव हो, अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो, तो क्या वो विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला कर सकते हैं? हमें आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मामले में यह कहा था कि अगर स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव हो या उस पर अविश्वास हो, तो फिर वो विधायकों की जो सदस्यता है उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास है या विश्वास प्रस्ताव है, तो फिर वो विधायकों के मसले पर उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच यानी 5 की जगह 7 जजों की बेंच इस पर फैसला करेगी। वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण होगा संवैधानिक दृष्टि से। तो इसी में करेंगे चर्चा और बातचीत। क्या वाकई में मोदी सरकार एक ही दिन में केजरीवाल और ठाकरे की जीत हुई है और मोदी सरकार की हार हुई है? और क्या है आगे महाराष्ट्र के अंदर पूरा भविष्य राजनीतिक परिदृश्य? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के बेहद सम्मानित वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े जी। नागपुर से हमारे साथ है फिरदौस मिर्जा साहब। मुंबई से हमारे साथ है वाहिद अली खान साहब और रोहित चंदावरकर भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ। बस संजय हेगड़े जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया महाराष्ट्र के मद्देनजर, तो असली प्रेयर तो ये थी कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल किया जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल नहीं किया। तो इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? आप अपने का अनम्यूट करें संजय जी प्लीज। माफ कीजिएगा। अच्छा, ये फैसला अहम है न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, पर आगे जो भी ऐसे क्राइसिस आएंगे उन सब के लिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक तरीके से फुल एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, क्योंकि अगर कोई सरकार गिरनी है तो उसकी वो फैसला सिर्फ फ्लोर ऑफ द असेंबली पर किया जाएगा। और राज्यपाल को भी ये हिदायत दी गई है कि आप पार्टी के अंदरूनी मामलों में ना पड़े। अगर कोई आके कहता है कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं और फिर आपको शक हो रहा है कि शायद सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कहना चाहिए कि आप असेंबली में आपकी बहुमत प्रूव कीजिएगा, या जो असंतुष्ट है उनको कह दीजिएगा कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर लीजिएगा और फैसला वही होगा। मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है कि अब हम उद्धव ठाकरे को वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी खुद इस्तीफा दे चुके थे। इस्तीफा देने के बाद एक और नई सरकार आई है, और जो सरकार ने अब तक कार्य किया है उसको भी तो वैलिड ठहराना पड़ेगा। इस सरकार के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वापस कई सारे फैसले शायद लिया जाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये भी आ जाएगा कि अगर विप ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी की है, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी की है, तो क्या ये विप सारे अब के शिवसेना वाले शिंदे सेना वालों पर भी लागू होगा? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंबल्स के ऑर्डर्स के तहत शिंदे सेना को वो सिंबल अलॉट किया है, पर ओरिजिनल जो पार्टी है वो तो रहती है जो शिवसेना का है, और उस पर अब तक कोई जुडिशियल फाइंडिंग है नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि इस फैसले के चलते महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह आ जाएंगे। क्या अब भी जो सदस्य उसे सपोर्ट कर रहे हैं
वो क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है, वो सवाल अभी स्पीकर के सामने जाएगा। पर ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्पीकर अब बदल गया है। स्पीकर बट संजय जी, यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर ये है कि जब नाबिया के मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि पार्टी के अंदरूनी मामलों में गवर्नर को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, तो फिर वही गवर्नर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पार्टी के अंदरूनी के मसले पर जो है वो एक तरीके से इंटरवीन करते हैं, और साथ ही साथ वो एज्यूम करते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास क्या मटेरियल एविडेंस है जिसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पहुंच गए? क्या विधायकों ने आपको लिख कर दिया था कि उनका उद्धव ठाकरे की सरकार में किसी तरीके का अविश्वास है? उन्होंने तो लिख के नहीं दिया, तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे? तो क्या राज्यपाल ने तो फैसला कर दिया, इतिहास लिख गया, उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, तो अब इस फैसले का क्या मतलब है सिवाय एकेडमिक इंटरेस्ट के? जी, एकेडमिक इंटरेस्ट तो है ही, उसके अलावा आगे आने वाले सरकारें, स्पीकर्स और राज्यपालों के लिए लॉ लिखा गया है, पर महाराष्ट्र के संदर्भ में भी आगे और रणनीति हो सकती है, क्योंकि जो जिनका डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, उन पर विप जो लागू है वो डिसाइड हुआ है, वो तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी की है। तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना की जब विप लागू हो जाएगी और अगर वापस हो जाए कि आप ये जो बीजेपी वाली सरकार है उसके खिलाफ आप वोट देना, और अगर जो अपने आप को शिवसैनिक मानते हैं वो विप को ओबे नहीं करेंगे, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है? तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो मसला है वो अभी भी सबके सर पे मंडरा रहा है। आपके कहने का मतलब ये कि उद्धव ठाकरे के द्वारा नियुक्त विप की बात एकनाथ शिंदे के विधायकों को मानना मस्ट है आज की तारीख में, ये आप कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं? ये एक आर्गुमेंट जरूर हो सकता है, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, अब लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है। तो अगर आप ये मान के जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो मूल पार्टी है, लेजिस्लेचर पार्टी दरअसल उसका एक हिस्सा है, और मूल पार्टी जिसको विप नियुक्त करेगी उसी की बात माननी होगी। तो अगर मूल पार्टी उन्होंने उद्धव ठाकरे को नियुक्त कर दिया है, तो उसका मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉग्नाइज किया है उद्धव शिंदे को असली शिवसेना के तौर पर, वो भी इन्फेक्शियस हो जाता है? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस अलग है और जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रोसेस जो लेजिस्लेटिव पार्टी पर लागू भी हो सकता है वो अलग है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ यही डिसाइड करता है कि आने वाले इलेक्शन में सिंबल किसको जाएगा, और अगर दो फैक्शंस हो तो किस फैक्शन को वो सिंबल मिलेगा, तो इलेक्शन कमीशन अपने फॉर्मूले पे चलता है। पर क्योंकि एक पार्टी को सिंबल मिला है या एक फैक्शन को सिंबल मिला है, उससे ये स्थापित नहीं होता है कि सिर्फ वही ओरिजिनल पार्टी है, और हम सिंबल और पार्टी के बीच कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। हम सिंबल को पार्टी मान रहे हैं। सिंबल इलेक्शन के पर्पसेस के लिए होता है, पार्टी अलग चीज होती है। अब मेरा एक और सवाल है संजय जी, सवाल इस बात को लेकर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त जब ये पिटीशन दायर की थी उसी वक्त अगर इंटरवीन कर दिया होता, अब तो हालत ये है कि जो पेशेंट है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया लेकिन पेशेंट की डेथ हो गई। ऑपरेशन डेड या ऑलमोस्ट 99% डेड, वैसे उतना मानता हूं। व्हाट इज द यूज ऑफ सच जजमेंट? देखिए, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट पिछले जून जुलाई में वो इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करती कि आप ये स्पीकर साहब आप फैसला नहीं ले सकते हैं, तो क्या 16 के जो पहले तो 16 लोग ने 16 लोग बाहर आए, तो 16 से फिर बाद में 40 आ गए, तो क्या अगर वो सुप्रीम कोर्ट तभी स्पीकर को फैसला लेने से रोकती, तो
तो क्या हुआ होता। तो इसका अभी जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये जो सब हुआ है वो गलत हुआ है, पर हम घड़ी की सुई को वापस नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इस बीच में रेजिग्नेशन भी हो चुका है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।